बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। 17 मार्च 2022 की सुबह में सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम, माया खान, शाहजेब अहमद, हम सब आपको करते हैं खुशामदीद। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और दुआओं के साथ। तो जनाब, खुशखबरी के साथ सुबनामे का आगाज करते हैं। वेल डन बाबर आजम, वेल डन। ये होता है कप्तान और ऐसे बचाते हैं अपनी टीम को। और ये होता है कि सेटिंग एग्जाम्पल्स, कि जी यू लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप करते हैं वही आपके लिए एक एग्जाम्पल बनता है आपके आने वाली टीम्स और आपके आने वाली नस्लों के लिए। तो कराची टेस्ट में कौमी कप्तान बाबर आजम ने शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को शिकस्त से बचा लिया। तो जनाब, 2 रोज तक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया। शानदार 196 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी भरपूर साथ दिया, जो कि कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि इनका जो पेयर, इनकी जो जोड़ी है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कमाल कर सकता है। और देखिए क्या कमाल हो गया। साथ साथ और भी देखें तो जनाब, अब्दुल्ला शफीक ने दूसरी इनिंग्स में 96 और मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 104 रन बनाए। और साथ साथ पाकिस्तान टीम 506 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच भी करार जो है वो पाए। और अगर आगे हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम टेस्ट की चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 196 रन्स बनाकर आउट हुए, जो चौथी इनिंग्स में किसी भी कप्तान का बेहतरीन स्कोर है। जबकि बाबर आजम की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की भी हुई है, यानी कि 1 लेवल अप। बाबर आजम 90 नंबर से 8वें पोजीशन पर आ चुके हैं और पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 1 लेवल नीचे आ चुके हैं, यानी कि चौथी से वो 5वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। अगली अगर खबर शेयर करें वो है जनाब हमारे वजीर आजम इमरान खान के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान जारहाना मूड में हैं। सवात में आवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि एक ही गेंद से करप्ट टोले की 3 विकेटें उड़ा दूंगा। आज बहुत खुश हैं मैं और मेरी टीम। वजीर दफ्तर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा में आज जो है सफीर 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करें। आगे खबर लेते हैं। 10 से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन की हिफाजती तहवील में हैं। तहरीक इंसाफ के 18 के करीब अरकान टूट चुके। परवेज इलाही के एक और इंटरव्यू के हुकूमती सफ़ों में जो खलबली मचा दी है और कहते हैं कि BAP और MQM का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। उस्मान बुज़ार से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो खुद कहीं टक्कर मारना चाहेंगे तो फायदा नहीं होगा। टकराव में हुकूमत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं। सुबनामा में हुकूमत ने कोरोना के हवाले से आए तमाम जितनी भी SOPs और रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है। साथ साथ सरबराह NCOC असद उमर ने मुल्क में कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया और बताया कि कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। और कोरोना के हवाले से तमाम पाबंदियों को खत्म कर रहे हैं। हुकूमत ने इंसदाद कोरोना के इदारे NCOC को भी अब बंद करने का फैसला कर दिया है। बहुत जल्द इसके हवाले से इसकी डेट भी आ जाएगी कि इसका ऐलान कब मुतवक्किल है। आगे अगर हम लेके चले पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, पेट्रोलियम कीमतों में 15 दिन में पाकिस्तान को 12 अरब रुपए की पड़ी है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल बहरान की घंटी जो है वो बजा दी है। ऑयल कंपनियां इस वक्त तकरीबन पेट्रोल पर 23 रुपए और डीजल पर 35 रुपए फी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही है। अगर 30 मार्च तक हुकूमत ने अरबों रुपए की अदायगी ना की तो सप्लाई मुश्किल हो जाएगी। ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिखकर ये वाजे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सुबनामा में सेनेट कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा ने भारतीय मिसाइल लॉन्चिंग मामले पर जो है जाविये से तहकीकात और हकाइक कौम के सामने लाने का मुतालबा किया है। शहीर रहमान कहती हैं मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना इंतहाई संजीदा है, तशवीशनाक है और खतरनाक है। सेक्रेटरी खारजा ने जवाब दिया, भारत समेत दुनिया भर के दिफाई माहिरीन ने भी वाक़े पर संजीदा सवाल उठाए हैं। एक बार फिर सियासत की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का कहना है
कि हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, हमारी जाने पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं है, हमारी ख़वातीन अरकान असम्बली भी गैर महफूज हैं। और शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के बगैर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी है। कहा ऐसी कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जो मिलकर, सर जोड़कर, खून पसीना बहाकर मुल्क की खिदमत करे। सियासी मामलात पर तफसीली जो है बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को दावत दी है, उनको खुशामदीद के उन्होंने वक्त निकाला और उनसे जानते हैं कि दरअसल जो है वो हालात क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। आई होप ऑल इज वेल। सर, सबसे पहला सवाल कि एक के बाद एक बयानात दे रहे हैं। अब तो उन्होंने कहा है कि हुकूमती अरकान अपोजिशन की हिफाजत तहवील में है। ये कौन से अरकान हैं जिनका जिक्र हो रहा है शाह साहब? देखिए बीबी, पहली बात तो ये है कि आज अपने मुंह से पीपल्स पार्टी ने एतराफ कर लिया है, जिसका इशारा चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया था कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर लिया है। इन्होंने एतराफ कर लिया है कि हाँ, हमने सिंध हाउस में कुछ मेंबरान को रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन इसी शहर में है, मौजूद है, उनके नाक तले ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। पूरे शहर में ये बात गर्दिश कर रही है कि अपना सिंध से नोटों के थैले पहुंच चुके हैं। पूरे शहर में ये बात हो रही है कि सिंध पुलिस को इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। सैकड़ों लोग हैं, असला समेत बावर्दी लोग हैं। अब ये हो रहा है, इसकी जरूरत क्या है? अब ये बताइए, एक मुंतखब नुमाइंदा जो लाखों का नुमाइंदा है, उसे कौन इस तरह मतलब है उनको लॉजेस में गैर महफूज है? हरगिज़ ये दुरुस्त नहीं है। कोई MNA, मैं जानतदारी से कह रहा हूँ, हर MNA का ये हक है कि अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल करे। कोई उस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसको कानून का भी इल्म होना चाहिए, उसको आइन का भी इल्म होना चाहिए, उसका मैंडेट जो है वोटरों की, उससे क्या तवक्कुआत है, उसका भी हर मुंतखब नुमाइंदे को एहसास होता है। अब इसके बावजूद कोई अपनी कीमत लगवाता है या अपना सौदा करता है, तो उस पर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन इस तरह यरगमाल करना ये मुनासिब नहीं है। जो वोट देना चाहता है वो अपनी खुशी से दे। और इस किस्म की जो बोलियां लगाई जा रही हैं, और मजे की बात ये है जो जमहूरियत के अलंबरदार ठहरे पीपल्स पार्टी, जो आइन के मुहाफिज ठहरे, वो इसी आइन को पामाल कर रहे हैं, कीमत लगा रहे हैं। जमहूरियत का जितना नुकसान इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है, तारीख में ये रकम होगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये इस पार्लिमान के चिराग को, पार्लिमान को अपनी इन हरकतों से, और जरूरत क्या है, यकनुकाती एजेंडा। इनका कोई आपस में नजरियाती लगाव नहीं है, इनमें कोई ममासलत नहीं है, इनका ना झंडा एक, ना नजरिया एक, ना निशान एक, ना इरादे एक। ये सिर्फ एक नुकाती एजेंडा, इमरान खान को फारिग करना है। अब ये रह गई है पीपल्स पार्टी की सियासत। और क्यों? कि 15 साल की नाकाम हुकूमत और करप्शन पर एक लिबादा ओढ़ना है। ये है आज सामने जा रहा है लोगों के। एक लाइन खिंच गई है मोहतरमा, लाइन खिंच गई है। जिन्होंने 40 साल इस मुल्क पर हुकूमत की वो एक तरफ हो गए, और वो आपके सामने है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI है। और जिन्होंने 4 साल अभी मुकम्मल करने हैं वो एक तरफ हो गए। लोगों को चुनना है, अवाम को चुनना है कि वो सफ के किस किनारे खड़े होना चाहते हैं, वो किस सफ में देखा अपने आप को देखना चाहते हैं। बड़ा वाज़े है, लाइन्स आर डिवाइडेड, और 27 तारीख को इंशाअल्लाह लोग अपनी राय का इजहार करेंगे।
राइट लेकिन शाह साहब काफ लीग तो हुकूमत की इत्तेहादी थी, अचानक रीसेंट मुलाकातों में ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन की तरफ चली गई, ये क्या हुआ? नहीं, उन्होंने बिल्कुल अपोजिशन की तरफ नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। आप उनके बयानात देखिए, उन्होंने कहा मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें सबकी होती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। शाह साहब झुकाव भी नहीं लग रहा आपको उस तरफ उन लोगों का? देखिए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्यासराइयां कर रहे हैं। मेरी राय में जाती राय कह रहा हूँ, पार्टी से हटके, मेरी राय में चौधरी सहमान बड़े समझदार और सियासी लोग हैं, वफादार लोग हैं और दूर की नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि ये जो उनको लुकमा दिया जा रहा है, नून की तरफ से जो इशारा दिया जा रहा है कि आइए मिलके मखलूत हुकूमत बना लेते हैं, ये देरपा नहीं है। मेरी राय में सियासी तौर पर वो ऐसा नहीं करेंगे। सियासी तौर पर वो जहां खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, क्योंकि सियासी फैसला यही है मेरी नजर में। और वो बड़े बड़े जीरक और समझदार और वफादार लोग हैं। ठीक। शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज दी है। कौमी हुकूमत से क्या मुराद? पहली बात तो ये है, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, कायदे इख्तलाफ है, क्या आइन उसकी इजाजत देता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामान में, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पाकिस्तान की आवाम से, अगर वो ही हुकूमत में ना हो तो वो नेशनल गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? सही। तो कबल इस वक्त कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस होने का कोई कबल इस वक्त कोई चांसेस हैं सर? देखिए, ये तो अभी क्या सराहियां है ना। देखते, पहली बात तो ये है कि देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मेरी नजर में मैं पहली बात तो एक चीज, एक तरफ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑपोजिशन का, कि जो उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है उसका मैं एतराफ करूंगा। कि जो उन्होंने फैसला किया है कि जो वज़ीर खारजा का इजलास है उसमें वो मदाखलत नहीं करेंगे और उसमें कोई गोल गपाड़ा नहीं होगा और वो इज्जत देंगे उन मेहमानों को जो पाकिस्तान के मेहमान हैं। शुक्रिया ऑपोजिशन, शुक्रिया। लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए, क्या पाकिस्तान इस वक्त इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या पाकिस्तान को अनसर्टेनिटी में इस वक्त धकेलना मुनासिब है? अफगानिस्तान की सूरत हाल को सामने रखिए, हिंदुस्तान का जो बकौल उनके एक्सीडेंटल मिसाइल फायर को सामने रखिए, यूक्रेन की सूरत हाल को सामने रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल में जो बहसें हो रही हैं उनको सामने रखिए। क्या पाकिस्तान इस स्टेज पर एक अनसर्टेनिटी का मुतहम्मिल हो सकता है? ये काबिल गौर है। ये पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के दानिश्वरों को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को इस पर गौर करना चाहिए और गौर करके अपनी आवाज शामिल करनी चाहिए इस डिबेट में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। शाह साहब, साथ साथ ये बता दीजिएगा कि बुज़दार साहब का जो है वो फ्यूचर पंजाब में कैसा नजर आ रहा है आपको? अब देखिए, वजीर आजम सबसे मिल रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदगान से, अपने MNA से भी मिल रहे हैं, अपने LI से भी मिले हैं, MPA से भी मिले हैं। हम लाहौर भी गए थे, मैं उनके हमरा था। सबकी आरा सुन रहे हैं और उन्होंने कहा है मैं सबकी राय लेकर फिर फैसला करूंगा मुनासिब वक्त पे। सबने इख्तियार दिया उनको और जो फैसला करेंगे वो 1 मिनट पे उस पे अमल दरामद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो शाह साहब, जरा सियासत से हटके एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो, तो क्या रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है? सॉरी साहब की आवाज कट गई। किसके लिए बीबी? रशियन डेलीगेशन क्या पाकिस्तान आने का कोई चांसेस है इन फ्यूचर? नहीं, सिफारती ताल्लुकात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इट्स बीन गोइंग वेरी वेल। नहीं, हमारे तो सिफारती ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जानकर खुशी होगी कि रूस के साथ, चीन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ हम तो अच्छे ताल्लुक, और उम्मा के साथ हमारे ताल्लुकात तो सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छे रखने का इरादा है।
देखिए, आपको मैं एक चीज अर्ज करूं, मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं, पूरी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में 15 तारीख को हो गया, जो कि इस्लामोफोबिया की करारदाद जो पाकिस्तान ने टेबल की, जिस पर एक कंसेंसस बिल्ड हुआ, जो न्यामी में मैं लेकर गया 47वें इजलास में और वहां इत्तफाक राय पैदा किया, वो वजीर आजम की हिदायत पर वो पास हो गई। ये इतनी बड़ा कारनामा है, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है 48वें इजलास से पहले तमाम उम्मा के मेंबरान के लिए। और वजीर आजम इस पर मैं कल उनके साथ था स्वाद के जलसे में, इतने खुश थे, कह रहे थे कि ये अल्लाह का इतना बड़ा ये एक इनाम है और इतना बड़ा कारनामा है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वज़ारत खारजा को, बैरिस्टर मोनी अकरम को, मुझ नाचीज को, सबको, सारी फॉरेन ऑफिस को उन्होंने दिल से मुबारकबाद पेश की है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप आए, आपने टाइम निकाला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे। सियासी माहौल पर आपने अपने हमारे साथ हमने गाइडेंस भी दी, बताया कि इस पर क्या हक़ाइक़ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ख़वातीन रोज़ रात यहाँ सवेरे पाकिस्तान में छोटा सा वक्फा लेते हैं। प्लीज़ डू स्टे विद अस। अब प्रोग्राम का इस वक्फे के बाद और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, तो हम वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त में देख रहे हैं 92 पर। और अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे NICH में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जनाब, मैं बात करी कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल NICH के वार्ड और इमरजेंसी मरीज बच्चों से जो है वो भर गए हैं। वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को उनके इलाज के लिए एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं। जगह ना होने पर अब मजीद बच्चों को दाखिल नहीं किया जा रहा है। वालिदैन अपने फूल जैसे बच्चों के इलाज के मुंतज़िर हैं, परेशान हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। जब NICH पहुँचते हैं तो वहाँ पर एडमिशन्स नहीं हो रहे। साथ अस्पताल की जो है वो इंतजार गाह में जगह ही नहीं है बैठने की। वहाँ पर क्या माहौल है, क्या हालात हैं, बच्चों के इलाज अब क्यों नहीं हो रहे, बच्चों का दाखिला अब क्यों नहीं हो रहा, वालिदैन अब क्यों और कैसे परेशान है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम रिंद वहाँ से हमें बता रहे हैं कि एक्चुअल हालात हैं क्या। आइए देखते हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध में बच्चों की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल में, जहां पर बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और बिस्तरों की तादाद कम होने की वजह से बच्चों को एमरजेंसी के अंदर जो है 8 से 10 दिन तक रखा जा रहा है, जो कि अफसोसनाक बात है क्योंकि ऊपर वार्डों में जगह ही नहीं है। हमारे कैमरामैन अली इमरान दिखा सकते हैं, उसकी बेड पे 4-4, 3-3 बच्चे मौजूद हैं जिनकी स्टाफ केयर कर रही हैं। ऊपर वार्ड में शिफ्ट होने के लिए जगह नहीं है, बच्चों की तादाद इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है। जबकि उल्टे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि एक ही बेड पे देख सकते हैं कि 5 बच्चे यहाँ पर दाखिल हैं। तो जबकि इसी तरह पूरे एमरजेंसी की अगर बात की जाए तो पूरे एमरजेंसी की यही सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है बेड्स कम पड़ गए हैं और मरीज़ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल। इस हवाले से हमारे अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नासिर सडल से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि इस तरह के अस्पताल जो हैं वो मज़ीद होने चाहिए, 5 से 6 इतने बड़े अस्पताल होने चाहिए। दूसरा जो बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है वो है चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़माबाद। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि वो 5 माह से बंद है। जो अस्पताल के मुलाजमीन है 450 उनकी तादाद है, वो तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से अस्पताल को मुकम्मल तौर पर ताला लगा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के मरीज़ भी इस अस्पताल में आके अपना इलाज कराने पर मजबूर हैं। तो अस्पताल के अब जो डॉक्टर और तिब्बी अमला है वो भी शदीद परेशान हो चुका है कि यहाँ पर मरीज़ बच्चों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है और बिस्तर कम पड़ गए हैं। सिफारिश के बावजूद भी यहाँ पर अब मरीज़ बच्चों को नहीं लिया जा रहा क्योंकि अब जो है वो बिल्कुल गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। तो महकमा सेहत सिंध को भी चाहिए होगा कि दीगर अस्पतालों को भी फौरी तौर पर एक्टिव करें ताकि वहाँ पर जो आने वाले मरीज़ बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद साहब, आपने बताया, हक़ाइक़ से हमें आगाह किया। बच्चों के इलाज के लिए आने वाले वालिदैन भी बहुत परेशान हैं। अपने नन्हे बच्चों को वो लेकर जमा कराने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आइए ज़रा वालिदैन से भी जानते हैं। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, किराए का मेरा घर है, एक टाइम खाना होता है, एक टाइम नहीं भी होता है। मैं बच्चे को कहीं नहीं लेके जा सकता। आप मेहरबानी करें, मेरे बच्चे आज 4 दिन हो गए, इतनी तकलीफ करती है तो इसे एडमिट कर लें तो अच्छी बात है। यहाँ भी किस हाल में आई,
उधार मांग के। उसके ऑपरेशन का ज़रूरत है। अब इस वजह से मैं अब बच्चा लेके जा रहा हूँ। क्यों? इस वजह अब उसके बच्चे का इलाज नहीं होगा तो क्या करेगा? हम लोग तो खुद मजबूर है, इसमें मजबूरी से लेके जाना पड़ेगा। 3 दिन से हो गए हैं, हमें को कुछ पता ही नहीं है, वार्ड में जगह भी नहीं है, बहुत हम परेशान हैं, कुछ बता भी नहीं सकते हैं मेरा बच्चा कैसा है। मजदूर लोग हैं, हम क्या करें, गरीब लोग हैं। अल्लाह आसानी के मामला फरमाए। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर सडल ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ आप राब्ते में आए। सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है, मुल्क भर में मरीज जो है वो बच्चे आते हैं, अब वार्ड इमरजेंसी भी भर चुका है। किस तरह, मतलब जिस तरह हमारे नुमाइंदे 92 ने भी हमें बताया कि क्या हालात चल रहे, क्या समझते हैं, किस तरह इकदाम उठाएंगे आप और क्या इकदाम उठाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये है कि हमारे हॉस्पिटल जो है ये बच्चों का एक यानी कि कराची शहर के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके अंदर ये है कि ये ना सिर्फ कराची के जो रिहायशी हुए बच्चों को यानी कि इलाज की सहूलत फराहम करते हैं, उसके अलावा जो नज़दीक के शहर भी हैं छोटे, उनके यानी कि वहाँ से भी मरीज हमारे पास आते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना इसकी कैपेसिटी जो है वो 550 मरीजों को जो है ना एक वक्त में ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पे, बल्कि इससे ज्यादा ही होते हैं क्योंकि हमारे पास मरीज दूसरी जगहों से जब आते हैं तो उनको क्या कहते हैं एक बिस्तर पे हमें दूसरे बच्चों को भी रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ताकि कहते हैं बच्चों को इलाज मुहैया कर सकें। तो क्या ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से आपकी कोई वज़ीर सेहत या सेक्रेटरी सेहत से कोई राब्ता हुआ है, कोई बात हुई है? जी हमारे साथ जो है ना ये पूरी जो वजारत सेहत है, मैं जो हमारी टीम है वो सारी एक दूसरे से क्रॉसपॉन्ड करती रहती है और हम एक दूसरे को क्या कहते हैं जैसे हमारी शिकायत को सुनते हैं और उनको अजाला भी किया जाता है और वो अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो भी अपने काम कर रहे हैं। बाकी इसमें मेरी जो अफसरान बारह से ये है कि इस तरह के जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उनको भी फाल किया जाए या उनको भी इतना फंक्शनल किया जाए ताकि लोगों को दूर दराज के इलाकों से आने की नौबत ना आए और वो अपने ही इलाके में इस तरह की सहूलत पा सकें। लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मुल्क भर से जो है वो बच्चे ऑब्वियसली आपके पास आते हैं इलाज कराने के लिए, यकीनन अस्पताल पर बोझ है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन क्या कोई फिगर शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ, या आप इस वक्त अस्पताल में कितने मरीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं? देखिए इसमें मैं आपको इस तरह शेयर कर सकता हूँ कि जैसे मेरा हॉस्पिटल, जैसे मैंने आपको बताया 550 बिस्तरों का मुश्तमिल हॉस्पिटल है, लेकिन इस वक्त भी हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 800 से 900 बच्चा जो है ना दाखिल है, क्योंकि जगह उसको हमने एक बिस्तरों को इस तरह एकोमोडेट किया हो कि एक बिस्तर पे 2 से बच्चे जो है ना रखे हुए, तो इस तरह तकरीबन 800 साढ़े 800 बच्चा हॉस्पिटल में एकोमोडेटेड है। और हमारी इमरजेंसी जो है वो रोज के तकरीबन 2000 से 3000 तक के बच्चों को जो है ना वो डील करती है। और इसी तरह OPD जो है हमारी रोजाना तकरीबन 600 से 700 मरीजों को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, इलाज की सहूलत मुयसर करवाती है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अस्पताल के बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए या अस्पतालों की तादाद बढ़ाई जाए आपकी नज़र में? इसमें बेहतर है कि मजीद हॉस्पिटल कायम करने चाहिए, क्योंकि अस्पताल में मेरे पास जैसे मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे किसी चीज की गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी तरह उसके अंदर कोई वार्ड या कोई और चीज एक्स्ट्रा बना सकूं। यानी कि इतनी सी छोटी सी जगह पे हमने समझ ले के तो इतने लोगों को हम अकोमोडेट कर रहे हैं, तो इससे ये है कि बिस्तर बनाने से बेहतर है कि हमें हर जिले में इस तरह का हॉस्पिटल बनाना चाहिए और उसको फाल करना चाहिए, फंक्शनल करना चाहिए, ताकि हर जो जिले का आदमी अपने ही इलाके के अंदर इलाज की सहूलत हासिल कर सके। आई रियली होप डॉक्टर साहब बहुत जल्द जो है इसका कोई सोल्यूशन निकल सके, क्योंकि बच्चों की सेहत और माँ बाप की परेशानी दोनों ऑब्वियसली प्रायोरिटी रखते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर साथ इस मामले पर बात करने के लिए। सबसे बड़े पाकिस्तान में एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। प्लीज डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट।
ससुरे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आप प्रोग्राम को उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे जितना हमारी टीम इस पूरे प्रोग्राम को बनाते हुए एंजॉय कर रही होती है। वो क्या खूब कहा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, यानी कि कुछ भी सोचो, कुछ भी जहन में आ जाए, आप उसको हकीकत समझना शुरू कर दें। कितने मासूम होते हैं लोग ना वैसे। लेकिन अगर बात करें हम अगले सेगमेंट की, तो कुछ इससे जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा कि मैंने क्यों ये इस तरह का मिसरा आपके सामने पड़ा। भारत में जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, मुसलमानों से नफरत बढ़ती जा रही है। कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले अब फिल्मों के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले के साथ साथ हाल ही में एक फिल्म जो है वो द कश्मीर फाइल्स के नाम से जो है वो रिलीज हुई है, जिसके जरिए बॉलीवुड ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ा दी है। फिल्म की कहानी 1990 में भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में की गई नस्ल कशी पर मबनी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर फिल्म में मुसलमानों के बजाय पंडितों की नस्ल कशी का दिखाया गया है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि रियलिटी तो कुछ और थी, तो दिखाया ये कुछ और जा रहा है। और दिखाया तो चलो एक स्टोरी है, एक कहानी है, दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस कहानी पर बाकायदा जो हो रहा है, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा क्या हो रहा है वहां पर। मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया। फिल्म को प्रमोट करने के लिए उस पर लगने वाले टैक्स भी छोड़ दिए गए। और तो और भारत में भी इस फिल्म पर काफी सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में जो तफरी के जरिए जो बनाई जानी चाहिए, उन्हें अब बेसिकली सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या ये इस्तेमाल करना गलत नहीं है आपकी नजर में? खैर, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी साहब ने। गुड मॉर्निंग। ये फिल्में तो मसाइल उजागर करने और माशरे में जो है वो बेहतरी लाने के लिए बनाई जाती है, ना कि हिस्ट्री को पूरा चेंज करने के लिए, नफरतें बढ़ाने के लिए और आपस में जो है वो एक तरह का जो है वो लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो कैसे देखते हैं आप इसे उमैर साहब? देखिए, इंडिया में तो ये प्रॉब्लम चल ही रहा है और आज से नहीं, हमेशा से है। 1947 से जब भी वो फिल्म बनाते हैं तो उसमें ऐसी चीज बताते हैं जो उस वक्त मौजूद लोग थे उनकी भी समझ में नहीं आती कि ये कब हुआ था। तो कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से वो लोग कर रहे हैं। हाँ, अब जाके जो है कश्मीर के मामले में वो थोड़े ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, इस वजह से कि हम ज्यादा एक्टिव नहीं है ना। तो हम उनको मौका मिल गया, उनको ओपनिंग मिल गई, उनके पास दुनिया भर के नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और ये सब लोग जो है जाके बैठ गए, तो उन्होंने वो चीजें भी उनको वैसी देते हैं जो वो लोग चाह रहे होते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है आपके कश्मीर फाइल्स की, जो डायरेक्टर है जिन साहब ने किए, वो कोई बहुत बड़े डायरेक्टर तो है नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास जो है वो एक्टर्स बड़े थे, उनने अपनी मर्जी का जो वो दिल में आ रहा था, जो ख्याली पुलाव वो बनाना चाह रहे थे, वो सब उन्होंने इसमें डाल दिया और ऐसे दिखाया कि मुसलमान जो है कश्मीर में पता नहीं क्या कर रहे हैं और हिंदू बेचारों के साथ जो हो रहा है वो तो जुल्म हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब आप देखिए ना कि वो, लेकिन उमर साहब पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये तो होता आ रहा है, होता रहेगा। देखिए, जब तक मोदी साहब की गवर्नमेंट है ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए कि वो फीड करना चाहते हैं आवाम को ना, वो जो वादे करके हैं वो पूरे तो कर नहीं पा रहे, तो उन डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसपे अब आपको कोई शक ना हो कि अगले 2-3 सालों के अंदर जो है वो सुपरमैन भी इंडिया में आ जाए। तो वो सुपरमैन इंडियन था दरअसल। तो मोदी साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से फिर उसके बाद जो वो बकवास करते हैं उनके लोग और मुसलमानों के लिए, जिस पर खाली अफसोस ही होता है और क्या कहते हैं। लेकिन वही ना, जिस तरह हमने सुना कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छुट्टी दी जा रही है, टैक्स फ्री टिकट किया चला जा रहा है, उसको प्रमोट करके जाके देखा जा रहा है, बजाय इसके कि बड़े बड़े इस वक्त मुद्दे हैं दुनिया में डिस्कस करने को। और मेरा ख्याल है जब पार्लियामेंट होती है उसमें ज्यादा बड़े मसले होते हैं, तो वहां पर ये मूवी डिस्कस की जा रही है। इस तरह आपने कहा कि आगे भी होते रहेंगे, तो क्या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बाकायदा एजेंडे के तौर पर उनको दिया जाता है इस तरह की फिल्म बनाओ? देखिए, जब गवर्नमेंट होती है हमारी गवर्नमेंट के फिल्मों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो एक नैरेटिव छोटा सा बना देते हैं और उसी को फिर फॉलो करते रहते हैं। उनके यहाँ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ फिल्में ही सब कुछ है। पाकिस्तान में फिल्में तो सेकंड नंबर पे आती है टीवी के बाद, लेकिन उनके यहाँ सब कुछ फिल्में हैं। तो जो चाहते हैं वो फिल्म के थ्रू दिखाते हैं। आप एक जमाने में देखें कि वो हिंदू मुस्लिम हार्मनी का जोर था, तो वो फिल्में भी ऐसी बना रहे थे। फिर उन्होंने जो है वो दिखाया कि जब इंडिया में थोड़ा सा इमरजेंसी लगी 70s के अंदर, तो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसमें वो इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। उनके मोदी के पास कुछ भी नहीं है,
माफ तो कि मुसलमान जो है उनको पता था कि इनके साथ ये होना है, फिर भी तो जाके उनको वोट डाल। और फिर उसके बाद जब वो अगर वो ये समझ रहे थे कि गुजरात के हादसात के बाद वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे तो ये गलत था। कि हमें भी पता था यहाँ बैठे हुए बॉर्डर के इस पार के क्या होने वाला है और वही हो रहा है। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हम आज़ाद हैं, हम एक दूसरे को जो है वो अगर बात कर सकते हैं, सुना सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर किसी ने गलती से मुसलमान को प्रेस कर दिया तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन वो वाली बात है उमर, हमारे यहाँ तो हर तरह से हमारे चाहे सिख बरादरान हो, हमारे ईसाई बरादरान हो, हमारे यहाँ तो खुलकर काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती है हिंदुस्तान में। मुसलमान स्टार्स के खिलाफ जो है पूरी पूरी कैंपेन चलाई जाती हैं, फिल्म स्टार्स के खिलाफ जो है वो पूरे प्रोपेगेंडा किया जाता है इस तरह से। हालांकि उधर ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, लेकिन उसके बावजूद फिर देखिए एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ, माजरत के साथ, तो ये कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अपने आप को टीवी पे और फिल्मों में दिखाते हैं। उनके साथ ये नहीं है, वो जैसे नहीं है वो वैसा दिखाते हैं। हम तो शरीफ लोग बेचारे हैं, जैसे भी हैं। कि अगर हमारे यहाँ कोई मामला चल रहा है तो हम उसको एज इट इज पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ कुछ उसमें 3-5 कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हम कोई उसको सुपर ह्यूमन करके नहीं दिखाते। वो जिस तरह दिखाते हैं वो तो आप अभी देखेंगे, शायद दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका और रशिया और इनसे नहीं चल रही है, वो शायद इंडिया से चल रही है, क्योंकि वो जिस तरह वो बताते हैं कि हम इतना हमारे पास है और इतने हम अमीर हैं और इतने सब ऐसा है ही, इसके बिल्कुल बरक्स है चीज कि वहाँ आप जाके अगर लोगों को देख लें तो आपको यकीन आए कि मतलब हम बहुत अच्छे हैं उनके मुकाबले, लेकिन हम वो चीज उसको पोर्ट्रे नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है ना, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, और वो अगर आते हैं तो वो गलत लोगों से टकरा जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां तक नहीं। बिल्कुल नहीं। और हमारे यहाँ लोगों को लेकिन क्या उमर साहब ऐसी एग्जैक्टली तो अब प्लीज अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन उमर क्या ऐसी फिल्मों को वहां की आवाम या वहां के रहने वाले पसंद करते हैं, इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट किस्म के कॉन्सेप्ट्स और मैसेजेस जो दे रहे हो? देखिए उन लोगों का भी प्रॉब्लम ये है कि वो भी मजबूर है, सीधी सी बात कि वहाँ जो आवाम है जो महंगाई से कहते हैं ना कि सतह से नीचे है, वो बहुत ज्यादा है। उनके लिए सबसे बड़ा तस्वीर है ये। आप क्योंकि हमारी यहाँ टिकट जो अगर 800 रुपए का है तो उनके यहाँ टिकट 400 या 300 रुपए का होता है। उनके पूरा दिन सिनेमा चलता रहता है, उसमें सुबह 8 बजे से लेके अगली सुबह 7:59 तक सिनेमा ऑन है। तो हर किस्म का आदमी जो है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या बिल्कुल ही बहुत ही बुरे हालात में, वो फिल्म जरूर देखता जाए और उसको तस्वीर मिलती है वहाँ पे। वो आइडियलाइज करता है अपने एक्टर्स को। वो अगर वहाँ पे रजनीकांत जी है, वो जमीन पे बैठे हुए तो कुर्सी खींच के मारता है कि रजनी तुम जमीन पे नहीं बैठोगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे सुल्तान रईस साहब के जमाने में होता था, लेकिन वो प्रोग्रेसिव फिल्में होती थी, वो उसमें किसी को नेगेटिव नहीं करते थे, वो सुल्तान रईस साहब खुद ही मारते रहते और वो लोगों का फ्रस्ट्रेशन निकालते। सही बात है। ये उनके लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपनी जो बाहर लाने के लिए ये है। देखिए वो उनको पता है कि उनके पास जो है वो इतने सारे मसले हैं कि वो उस पर अगर बात करना शुरू करें तो उनकी तो शायद गवर्नमेंट ही चली जाए। तो वो उनको डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर और पार्टीशन और इन सब चीजों पे लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डाइवर्ट रहते हैं, खुश रहते हैं कि हाँ हम जीत गए। वो जीते हो या ना जीते, खुश रहती थी। सही बात है, सही बात। समझ से बाहर है उमर साहब मेरी ये बात कि पार्लियामेंट एक आला मकाम रखता है और इस तरह की चीजों को प्रमोट करने से अवाम में कितना इंतशार, अवाम में कितनी नफरतें, एक दूसरे को लेकर जो है सवाल, जिस मुल्क में अमन वगैरह सारी सुकून से लोग रहना चाहते भी हैं और रहना उनका हक भी है, वहां पर इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना, फिल्म स्टार्स को टारगेट करना, जबकि उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है, उनको पॉलिटिक्स में क्यों घसीट रहे हैं? देखिए उनके पास मुसलमानों को जो है वो समझते तो यही है ना कि ये जो मुसलमानों के आइकॉन्स हैं और उनको जो है अगर हम गंदा करेंगे, उनको हम अगर जलील करेंगे तो उससे जो है मुसलमान हर्ट होंगे। और ये बात फैक्ट है कि वो लोग बेचारे इनको देखते हैं, वो समझते यही है ना कि जैसे अगर हम मेहनत करेंगे तो हम एक दिन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अलग उनका जो है, हाँ वो खानदान उनका अलग है, उसकी स्ट्रगल अलग है। मुसलमानों को इतने मौके वहाँ नहीं मिलते हैं जितने हमारे यहाँ मिलते हैं। हमारे तो आप बाकी लोगों को भी मिलते हैं जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। देखिए ऐसा नहीं कि सारे हिंदू खराब हैं, हिंदू लोगों में भी बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन उन बेचारों का जो है वो आगे आ नहीं सकते। अगर वो आ गए, तो आप सोचिए ना सुनील गावस्कर को ले लीजिए आप,
इजराइल गवास्कर ने इतनी दफ़ा डिफेंड किया मुझे वहाँ पे, तो क्या हुआ कि वो उनको सुनाने लगते हैं। फिर आपके सामने एक वर्ल्ड कप में लास्ट उन्हीं के अगेंस्ट हो गए जी, मोहम्मद शामी की साइड थी तो कोहली के अगेंस्ट हो गए। तो इस तरह उनके साथ प्रॉब्लम है, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी भी हमें समझनी चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ इतना ज्यादा लोग शोर मचाते हैं हम लोग, कि अगर 50 लोग साइड पे हैं तो 50 लोग आपके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ 20 आपकी साइड पे होंगे तो 80 आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपके अगेंस्ट होंगे, नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे मसला है ना उनका। देखिए उनकी गवर्नमेंट इसको चाहती नहीं है सुलझाना। अगर सुलझाना चाहे तो वो उनके पास इतनी पावर है कि वो सुलझा सकते हैं, लेकिन वो उस मसले में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा अगर एक डिस्कॉर्ड हुआ है इसको आगे बढ़ाओ। अब जिस तरह आपने शुरू में भी कहा ना उमर साहब कि इस तरह की चीज को वो इस पर लेवरेज कर रहे हैं, इस तरह के इसको सहारा लेकर इसको अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं। ये इस तरह के मामला को, तो इस तरह की मूवी को यूज करके वो अपनी पॉलिटिक्स में, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपनी जो है वो पॉलिटिकल या फ्यूचर अपनी कंट्री को लेकर उस पर वहां पे जो है ना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन जो है सबसे बड़ी चीज आपके सामने ये ना कि ये सब चीजें इलेक्शंस के जमाने में ज्यादा बढ़ती हैं, और यही हो रहा है कि वो इसको यूज करके जो है वो अपने वोट्स बढ़वा रहे हैं। जो हिंदू हजरात वोट नहीं भी डालना चाह रहे, वो इन फिल्मों को देख के दे विल फ्यूल अप, और वो निकल आएंगे घर से कि ऐसी की तैसी हम तो जाके वोट देंगे। और यही हो रहा है इनका कि आप पूरा 5-5 साल कुछ ना करें। इंडिया कोरोना जब आया तो उनके हालात देखिए, हमारे हालात देखिए। हम जो है अपनी अच्छे उसको भी बुरा कह रहे हैं और वो अपने बुरे को अच्छा कह रहे हैं। ये मतलब उनके लोग मर रहे हैं, उनका डेथ रेट बढ़ रहा है, उनके बॉडीज मिल रही हैं पानी के अंदर से, लेकिन हम जो है वो अपना सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो लोग झूठ बयान कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्में जो हैं देखिए अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं, हमारी यहाँ भी अच्छी बनती है, लेकिन हम जो है बाज़ जगह जो है वो ऐसी कोई चीज़ें कर जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि ये कोई फिल्म बना रहे कि टीवी बना रहे। हमारा वो लेवल नहीं, हमारी वो बजट नहीं है, हम फिर भी कोशिश करें। उनका बजट है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास अच्छी खासी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, साउथ में हो गई, तमिल हो गई, जो भी हो, वो उसको जिस तरह यूज करते हैं। आप देखिए किसी हिंदी फिल्म में इस्तेमाल होता है ऐसा, जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है ये मोस्टली हिंदी फिल्मों में होता है, बाकी लैंग्वेजेस की में नहीं होता, क्योंकि उनको पता है वो तमीज से रह रहे हैं। मोदी का वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन मोदी का जहाँ इफेक्ट है वो आपके सामने वो उसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमर साहब। आपने उम्मीद है कि इस हवाले से ज़रा सा कुछ बेहतर सिचुएशन या बेहतर डिसीजंस लें वहाँ की हुकूमत और वहाँ की पार्लियामेंटेरियन के शोबिस को शोबिस रहने दें और इस तरह की चीज़ों को पार्लियामेंट या सियासत का हिस्सा ना बनाएं, लेकिन ये उनका फैसला भी उन्हीं का है। थैंक यू सो मच उमर अली साहब, फिल्म क्रिटिक हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो आपने बहुत अक्सर आप देखते होंगे, और वो है सबसे बड़े पाकिस्तान में छोटा सा वक्फा। तो रहिएगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक। और अल्लाह के करम की अगर बात करते हैं तो अल्लाह अपने बंदों को चुन लेता है। दुनिया में जहां भी हो अल्लाह जिसको चाहे देखकर चुनकर उससे वो काम ले लेता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। कराची में साबिक पुलिस अफसर ने दुनिया का पहला हाथ से बुना कुरान मजीद नुमाइश के लिए पेश कर दिया। खान शाह नवाज साहब का कहना है, इनकी ये कोशिश अल्लाह पाक ने जिनको चुना और जिनसे ये काम लिया, कहना है कि लकड़ी और धागे से बुना ये कुरान पाक अपनी नौयत का मुनफरिद नुस्खा है। इस अजीम कारनामे पर हमने इन्हीं को दावत दी है कि आज ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। खान शाह नवाज मली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद करते हैं। और सबसे पहले तो माशाल्लाह 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 बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने। कुरान मजीद से मोहब्बत, लगाव, दिलचस्पी जाहिर हो रही है, इश्क जाहिर हो रहा है, रब ताला का चुनना आपको जाहिर हो रहा है। कब फैसला किया कि कुरान मजीद को हाथ से आपने बुनना है? जी, मैं पुलिस अफसर रिटायर्ड हुआ हूँ, तो पुलिस अफसरी के दौरान हम जेल में जाया करते थे अपने केसेस के सिलसिले में। तो वहाँ कैदी पेंसिल के ऊपर नाम लिखते थे। ये पेंसिल के ऊपर नाम लिखना ये जेल आर्ट है और ये इंग्लिश आर्ट है। ये मैंने वहाँ सीखा, मुझे इसमें अट्रैक्शन पैदा हुई। उसको बाद में अरबी में मैंने खुद डाला, मैंने अरबी लिखनी शुरू की। जब मैंने अरबी लिखनी शुरू की तो मेरे दिल में ये
ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अरबी की कुछ आयात लिखूं। फिर मैंने सूरत फातिहा लिखी, आयतुल कुर्सी लिखी, छोटी सूरतों से मैंने इब्तदा की। और जब मुझे परफेक्ट मैं हो गया, मुझे लिखना आ गया, अल्फाज बनाने बुनने आ गए, तो फिर मैंने कुरान पाक को मुकम्मल करने का एक तहिया कर लिया। और ये मेरा जुनून था और मैंने 10 साल के अरसे में कुरान पाक को बुना है। ये दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है। अभी भी बताइए साथ साथ कि बुनाई आसान काम तो है नहीं, इसको ऑब्वियसली इस लकड़ी और धागे के इस्तेमाल के साथ आपने बनाया सर, इसमें कितना वक्त लगा और कितना खर्चा लगा? ये बहुत महंगा और बहुत ही हार्ड वर्क है। असाब को थका देता है, कंधे झुक जाते हैं, उंगलियां जो काम करते वक्त थक जाती हैं, अकड़ जाती हैं। और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे अमर होता है, और गर्मियों में पसीना आता है तो उससे भी काम में रुकावट होती है। एक पेंसिल जो है ये 1 घंटे में तैयार होती है और एक दिन में 6 से 7 पेंसिलें तैयार होती हैं। और पूरा कुरान पाक लिखने में मुझे 10 साल का अरसा लगा है। ये कोई 15,000 के करीब पेंसिलें इसमें इस्तेमाल। जब आप ये आप काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली किसी ने आपकी रहनुमाई की, किसी ने आपको गाइड किया, जिस तरह आप बता रहे हैं? रहनुमाई से मुराद ये है कि रहनुमाई तो ये एक आर्ट है, तो ये मेरा सीखा हुआ आर्ट है, मेरी अपनी ही रहनुमाई है। हाँ, इसमें सपोर्ट आप कह सकते हैं कि जो माली सपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा काम है। एक पेंसिल 50 रुपए में तैयार होती है। पूरे कुरानी नुस्खे में जो मटेरियल है, मटेरियल का खर्चा 25 से 30 लाख रुपया है और 10 साल की मेरी मेहनत है। एक फ्रेम जो है वो 70-70, 80-80 हज़ार में तैयार होता है। छोटे से छोटा फ्रेम के ऊपर भी 3,000 का खर्चा आता है। तो ये बहुत महंगा आर्ट है और ये काफ़ी, और इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है जैसा आप देख रहे हैं, एक फ्रेम जो है वो 100 किलोग्राम का है। तो ये तकरीबन कोई 30 फ्रेम हैं, इस बड़े 30 फ्रेम, छोटे छोटे मिला के ये कोई 70-80 के करीब फ्रेम बन जाते हैं। वाकई में आ रहा है कि इतना वक्त, और इस तरह आप बताते जा रहे हैं साथ साथ डिटेल्स में कि कितना मुश्किल काम है, कितना पैसे भी लग जाते हैं इसमें। और आपने ये कहा कि इसमें जोर बहुत लगता है ऑब्वियसली। तो अब आप ये भी बताइएगा सर कि आपका जो है, आप महकमे पुलिस से आपका जो है वो ताल्लुक रहा, आपने पुलिस में खिदमत अंजाम दी, तो क्या समझते हैं वहाँ की ड्यूटीज़ बड़ी सख्त होती हैं, ईमान का बड़ा इम्तिहान होता है, मराहिल में आके आपका ईमान और आपका जो भरोसा होता है अल्लाह पर टेस्ट होता है बार बार कि मैं ये शॉर्टकट अपनाऊं, मैं ये रास्ता अपनाऊं, तो शायद इसने आपको इस जॉब ने आपको अल्लाह से करीब कर दिया? बस ये अल्लाह ताला का फजल है। हर इंसान, मैं समझता हूँ कि हर इंसान अल्लाह के करीब है। अल्लाह तो किसी बंदे को भी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे भी उसने दुनिया सर्विस के दौरान ज़ाहिर है बड़ा हार्ड वर्क आया है। मैं कोई 10-15 थानों में SHO रहा हूँ और काफ़ी मुश्किल भी रही है, मुकाबले भी होते रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी शहीद हुए हैं। मेरी आखिरी जो अटैचमेंट थी वो चौधरी असलम साहब के साथ CID में थी। मैं CID से रिटायर हुआ हूँ और आखिरी 2 साल जो उन्हीं के साथ गुजारे हैं। तो बहुत सारे मेरे साथी शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला का फजल रहा है। मैं भी मतलब कि ज़ख्मी तो नहीं हुआ, मगर यह है कि बाकी मुश्किलात ज़ाहिर है जो सर्विस में आती हैं। सर्विस अपनी जगह थी, वो मेरी ड्यूटी थी, वो मेरी नौकरी थी, वो ज़ाहिर है मैंने अपने ख़ानदान को पालना था। ये मेरा एक ज़ाती सा शौक़ है जिसके ऊपर मैंने काम किया। इसमें कुछ नहीं है कि वाकई आपका सफ़र बहुत टफ गुजरा होगा, बहुत मुश्किलात आई होंगी, बहुत बेसिकली पेशेंस और फिज़िकल बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपने जो है वो ये किया होगा सारा सफ़र। लेकिन इस कौन सफ़र में आपको पूरे अपनी ज़िंदगी का अगर जर्नी है तो किस बात से सबसे ज़्यादा सर आपको हिम्मत मिलती, या किसकी वजह से, किस वाक़े की वजह, कोई ऐसा जज्बा जिसकी वजह से आप इस कार्य खैर की तरफ आए? इससे पहले मैंने अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी की और अल्लाह के नाम की जो पेंटिंग है मेरी, वो भी 7 साल में मुकम्मल हुई थी। वो एक दिन का सफ़र नहीं था। उसके अंदर मैं जब मार्केट में जाता था अपना अल्लाह लिख के, तो मैंने मार्केट में मुझे नए अंदाज से अल्लाह लिखा हुआ मिलता था। फिर मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास होता था, फिर मैं उसमें बेहतर से बेहतर लाता था। और फिर जब मेरा 2002 के अंदर मैंने उसको मुकम्मल किया, उस वक्त मैं SHO लियाकताबाद था, उसकी भी मेरी एग्जीबिशन हुई थी आर्ट काउंसिल में। तो इसी तरह ये आर्ट जो है, आर्ट में मुझे मेरे अंदर का एक आर्ट होता है, जुनून है। मेरे इस जुनून ने मेरा साथ दिया और अल्लाह ताला की रहमत और फजल मेरे साथ था। और घर वालों का तुआमन, मेरे बीवी और बच्चों का, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका इस काम से, बल्कि मुझे हौसला दिया कि आप जो खर्चा आ रहा है वो भी करें और जो आप और कोई काम नहीं कर रहे बिल्कुल बैठ के ये काम करें।
ज़ाहिर है कुछ कर गुजरने की जो एक दिल में जज्बा होता है, शौक़ होता है, उसने मुझे हमेशा हिम्मत दी, हौसला दिया और मैंने आज ये काम मुकम्मल कर लिया। मैंने एक जगह पढ़ा था कि तुम खामोशी से मेहनत करते जाओ, कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाएगी। तो आज कामयाबी शोर मचा रही है। बेशक ऐसा ही है, बेशक बिल्कुल सही सुना कि लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। बिल्कुल सही सुना आपने और ये बड़ी बड़ी कमाल बात आपने कर दी सर। आपने वो मुझे याद दिला दिया कि खामोशी से काम करते चले जाओ, आपकी कामयाबी खुद शोर मचाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपके इस आर्ट का, आपके इस काम का कोई असल कदरदान किसी दिन मिल गया और उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे आपका ये जो आपका नुस्खा है अपने घर ले जाना है और दरअसल आपको नज़र आया कि वो वाकई कदरदान है, तो क्या दे देंगे उसे नुस्खा? जी, मैंने इसका हदिया रखा हुआ है जो मेरी मेहनत है। मैं फ़िलहाल तो अपनी मेहनत का सिला मांग रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुनाफा नहीं मांग रहा। जैसा मैंने आपको बताया है, मेरा सबसे जो छोटा फ्रेम है वो 5000 का है और जो सबसे बड़ा फ्रेम है वो 5 लाख का है। अब सूरह बकरा के 2 फ्रेम हैं 8 बाई 4 के, तो वो तकरीबन 10 लाख उसकी मालियत है पाकिस्तान में। और इंटरनेशनल पे तो ज़ाहिर है फिर वो आपको पता है, आप कभी गैलरी में जाएं, कोई पेंटिंग ख़रीदें, फिर आपको पता चलेगा कि वो पेंटिंग कितनी महंगी है। मैंने कीमतें कम लगाई हुई हैं, मगर आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर साहबान और बहुत बड़े, कल एक जिम्मी साहब हमारे बहुत बड़े पेंटर हैं, उनका भी बड़ा काम है, वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि आपने कीमतें कम लगाई हुई हैं। मैंने बोला मैं चाहता हूं कि ये लोग इसको अपने घर की जीनत बनाएं, ले लें, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, उनकी भी लिए काबिल मतलब उनकी अप्रोच के अंदर हो। ऐसा ना हो कि कोई इसको खरीदे, मैं वो कीमत नहीं देना चाहता इसकी। अरे सर वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टीम से रब्ता करके कम से कम कोई एक, जिसका आपने ऑब्वियसली हदिया जो मेरी जेब के मुताबिक होगा, मैं ज़रूर आपसे जो है वो नुस्खा लेके जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वो रौनक अल्लाह पाक के नाम की बरकतें मेरे घर भी जाएं, जैसे कि अल्लाह ने आप पे ख़ास नज़र रखी है। लेकिन अब आप फैमिली के बारे में आपने जिक्र किया था बीच में, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन कौन है और वो आपके इस काम को कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं? मेरे फैमिली प्राउड है, मतलब है वो अपने वालिद की, अपने शोहर की, अपने चचा की, अपने खालू की, वो बड़े प्राउड से इस बात को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं जब लोग उनको बताते हैं अच्छा वो आपके अब्बू हैं, आपके वालिद हैं। तो जाहिर है फैमिली का प्राउड तो है कि उनके अब्बा ने ये काम किया है। बिल्कुल जाहिर है कि उनको प्राउड फील करते होंगे। हम सुन के आपसे मिलके इतना प्राउड फील करें तो आपके फैमिली प्राउड कितना फील करती होगी, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ। अब ये बताइए कि आपके इस अजीम जो कुरानी नुस्खे की नुमाइश भी जारी है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपको फीडबैक क्या देते हैं? बिल्कुल, जो भी आता है देखता है, जो दाखिल होता है वो सरसरी तौर पर देखता है, उसको अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ मैं अपने यहाँ बैठा हुआ हूँ टेबल लेके, मैं डेमोस्ट्रेशन देखता हूँ कि ये बनता कैसे है। जब वो उस डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं तो फिर उनके अंदर एक नया शौक़, नया जज्बा पैदा होता है, फिर वो अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो अपने जज्बात का भी इजहार करते हैं, फिर वो सवाल भी करते हैं, मैं उनको सवाल का जवाब भी देता हूँ। तो मैं हर आने वाले को डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। 10 आदमी आए मैं तब भी देता हूँ, 1 आदमी आए मैं तब भी देता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम अकेले हो तो मैं तुम्हें डेमोस्ट्रेशन नहीं दूंगा। मुझे डेमोस्ट्रेशन देने के लिए बार बार एक दिन में मैं कोई 25-30 मरतबा डेमोस्ट्रेशन देता हूँ लोगों को। जैसे ये पेंसिल है, मैं इस तरह उनको बताता हूँ कि लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है, कैसे बुना जाता है। आप सवाल के जवाब ऐसे जबरदस्त दे रहे लग रहे हैं जैसे कि आपको आदत है शोज में जाकर जवाब देने की। जबरदस्त मजा आ गया आपसे बात करते हैं। अब ये जरा बताते हैं खान साहब कि अगला आपका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं? अगला गोल ये है कि अभी कुरान मकाब तो मुकम्मल हो गया है। मेरे जो पहले फ्रेम थे, जो 15 पारों के पहले फ्रेम थे, जो मेरे घर में पड़े हुए हैं, यहाँ उनका एक एल्बम रखा हुआ है। सूरह बकरा है, सूरह निसा है, आल इमरान है, सूरह मादा, बस इसी तरह मतलब है जो बड़ी बड़ी सूरतें हैं वो, और उनकी रीफ्रेमिंग होनी है। रीफ्रेमिंग के लिए मुझे भी खर्चा भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, वो भी टाइम लेंगे 15 पारों की रीफ्रेमिंग, क्योंकि 15 पारों वो जो पहले डिस्प्ले था उसके और आज के डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये 100% इम्प्रूवमेंट है। उसमें बॉर्डर को हमने सिंपल बॉर्डर इस्तेमाल किया हुआ है। इन फ्रेमों में हम लोहे कुरानी को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोहे कुरानी का बॉर्डर पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले या किसी और कैलीग्राफी में आपको लोहे कुरानी तो मिलेगी पूरी लिखी हुई, मगर लोहे कुरानी को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल करना, और फिर इसमें जो सीनरी बनाई जाती है जिसको हम कायनात की अक्कासी कहते हैं, ये लाहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़,
जो कुछ भी ज़मीन आसमानों में इसका है, खलक़ुस समावाति वल अर्ज़, खुदा ताला इसका पैदा करने वाला है। ये अल्लाह ताला का विजिटिंग कार्ड है जिसकी वो कासी करता है। ये सूरत कुरान पाक में 140 मरतबा रिपीट हुई है। वाह 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 वाह। खान शाह नवाज महली साहब, आपसे मिलकर जो है ईमान और ताज़ा हो गया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर जमील अता फरमाए और जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इस कार्य खैर में आपकी और जो है वो मदद, आपको ताकत, आपको हिम्मत, आपको हौसला अता फरमाए और ख़ास नज़र आप पर रखे। और इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान में छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं। सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और अगर आप ये वक्फे के बाद आपकी चाय वाय ख़त्म हो गई हो तो ज़रा बैठिए और सुनिए कि पहले अदाकारी, फिर मॉडलिंग और उसके बाद अब गुलकारी। जी, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रही, मैं ऐसी कोशिश भी नहीं कर सकती, बिल्कुल गाने की हिम्मत नहीं कर सकती, हो भी नहीं सकता ऐसा। वो साउंड ट्रैक्स कुछ गाएं लेकिन वो डिफरेंट मूड के होते हैं, लेकिन गुलकारी करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो बाकायदा जो है एक वर्सटाइल आर्टिस्ट पाकिस्तानी की ऐसी अदाकारा जिन्होंने बाकायदा गाने की और म्यूजिक की तालीम हासिल करने के बाद अब अपनी अदाकारी और मॉडलिंग के तीसरे हिस्से में जो दाखिल हुई है वो है उनकी गुलकारी। मैं बात कर रही हूँ ज़ारा शेख की। गुलकारी की तालीम हासिल करने के बाद ज़ारा शेख का पहला गाना भी रिलीज हो चुका है और इस नए सफर के दिलचस्प तजुर्बात उनके कैसे रहे, गाने की तरफ आने का क्यों सोचा, अदाकारी और मॉडलिंग से क्यों उन्होंने जो है वो चेंज किया अपना ट्रैक, आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं ज़ारा शेख। ज़ारा, वेलकम टू द शो। यू लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत अरसे बाद हमारी बात और मुलाकात हो रही है। कहाँ गायब थी, क्या हो रहा था और अब सिंगिंग? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं 92 चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी दे अप्रिशिएटेड मी, इनकरेज मी। आप लोगों ने इनकरेज किया, अप्रिशिएट किया मुझे फॉर माई लिटिल फर्स्ट एफर्ट। So you people are already rocking and just keep it up. So बाकी all is good आपके सामने है and thank you so much for the lovely introduction as well. Welcome to the show, Zara. So how did it all happen? हम इतने अर्से से मिस भी कर रहे थे। हम कहते मुझे तो इसलिए याद है बिकॉज ऑब्वियसली हम उस शोज में मिलते भी थे, हमारे मॉर्निंग शोज भी होते थे और मुलाकात रहती थी, लेकिन आपने गुलकारी की तरफ आ गई। ये कैसे हुआ, क्यों सोचा आने का, ज़रा हमें कुछ बताएं तो सही। म्यूज़िक हमेशा से मेरा शौक़ रहा है, ये सब जानते हैं और मैं अपने इंटरव्यूज़ में भी मेंशन करती रही हूँ म्यूज़िक के हवाले से। अगर आपको याद हो मेरी 2002-03 में एक फ़िल्म आई थी चलो इश्क कढ़ाई, मैंने प्लेबैक तब भी किया था, 2-3 गाने मैंने गाए थे और लोगों ने बहुत पसंद किया उन गानों को। उसके बाद फिर एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस चला गया, लेकिन म्यूज़िक हमेशा से मेरे जहन में था कि मुझे कुछ करना है। पीपल दे यूज़ टू मीट मी एंड आस्क मी, जो पहला क्वेश्चन होता था आप म्यूज़िक क्यों नहीं करती हैं, आप म्यूज़िक करें, म्यूज़िक में कुछ करें, अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है। तो वो लोग जो मुझे म्यूज़िक में भी देखना चाहते हैं तो ऑन एंड ऑफ मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। क्या बात है ज़ारा, कुछ सुन सकते हैं हम, हल्का सा गुनगुना सकती हैं हमारे देखने वालों के लिए और अपने फैंस के लिए, तो फिर मैं अगले सवालात की तरफ जाऊँ इफ इट्स ओके। जी एक लाइन मैं ज़रूर गुनगुनाऊंगी प्लीज़। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। दैट्स इट फॉर यू, जस्ट बिकॉज ऑफ वाह 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 वाह। आ गई जी ज़ारा शेख की वो झलक, बिल्कुल याद आ गई, गाने वगैरह सब कुछ और जो है वो दोबारा से उजागर हो गए। तो ज़ारा, गुलकारी की ये तमाम तालीम कहाँ से हासिल की और किस तरह के जॉनरा पे आप समझती हैं कि आपका जो है वो रुझान ज़्यादा है? गुलकारी की जो तरबियत है, मैं बहुत छोटी होती थी, स्कूल के ज़माने की ये बात है, मुझे गाने का जब शौक़ हुआ तो समवन रेफर्ड अस, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है बख्शी वज़ीर साहब, किसी ने कहा कि बच्ची को गाने का शौक़ है तो इसको वहाँ ले जाएं और वहाँ पे इसको आप थोड़ी देर
इसको कोई अच्छा गाना वाना सीख लेगी। तो वहाँ मैंने उनसे कुछ अरसा सीखती रही हूँ। ही इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, बट पाकिस्तान का बहुत बड़ा वो नाम थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उनसे सीखने के बाद फिर मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, फिर मेरा एक्टिंग की तरफ फोकस चला गया, फ़ैशन और एक्टिंग जब मैं आई दोबारा। तो इसी तरह करते करते बस वो कभी ध्यान नहीं उस तरफ गया। बाकी ये है कि अभी तो देयर आर मैनी मोर येट टू कम। कुछ ब्रांड्स से भी बातचीत चल रही है, एंड आई ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड रनिंग माई यूट्यूब चैनल। उसके लिए मेरा एक फ़्रेश कंटेंट भी था। लोगों से बल्कि मैं कहूँगी कि आप लोग जाइए, मेरे जो यूट्यूब नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वी नीड यू। और आप मेरे सोशल मीडिया के लिंक पे जाएंगे ज़ारा शेख सॉन्ग्स में, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे लिंक पे चले जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। और सब मौसम बिल्कुल सब्सक्राइब करें जी। हमारे आर्टिस्टों को हम फैंस हैं हमारे, तो हम हैं, वरना तो ज़ारा को तो हम मिस भी करते थे ऑब्वियसली ज़ारा, लेकिन इतनी अच्छी आवाज़। और क्या पूरी एल्बम पे भी काम कर रही हैं ज़ारा? और किस तरह के गाने, फ्लेवर्स क्या होंगे, किस तरह के फ्लेवर्स पे काम कर रही हैं? लाइक हिप हॉप होगा, जैज होगा, क्लासिकल होगा, किस तरह के जॉनर्स पे आप म्यूजिक एल्बम पे काम कर रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए मेरा एक अपना ही स्टाइल रहा है म्यूज़िक का हमेशा से। जब मैंने प्लेबैक भी किया था तब भी मैंने एक डिफरेंट स्टाइल में काम किया था। और देखें बाकी ऑलरेडी बहुत लोग गाने में हैं, सिंगिंग की फील्ड में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ज़रा अलग थलग किस्म का म्यूज़िक लाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करें। इफ़ आई एम ब्लेस्ड, एंड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि एक्टिंग के साथ मैं ऑन एंड ऑफ जब भी म्यूज़िक करूँ, जब भी मेरा दिमाग घूमे और मैं म्यूज़िक की तरफ जाऊँ, और मेरे पास जब भी टाइम हो कुछ करने के लिए, तो मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल का म्यूज़िक, मेरे म्यूज़िक का अंदाज़ आपको इसलिए डिफरेंट लगेगा। जो अभी मेरा नेक्स्ट गाना आ रहा है, जो नेक्स्ट सॉन्ग मेरा रिलीज़ हो रहा है, इनफैक्ट वो पहले बन गया था, तो ये बाद में बना है। तो रिलीज़ हमारी उसकी थी एक्चुअली, बट अभी वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला विद अ वेरी ग्रेट टीम। उसमें मेरे साथ बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और सब ने बहुत अच्छा काम किया है। बस मेरी ऑडियंस को जो भी सब कुछ उन्हीं के लिए है। मैं अपने पब्लिक के लिए काम करती हूँ, एक्टिंग की पब्लिक के लिए की, मॉडलिंग की पब्लिक के लिए की, और म्यूज़िक भी करूँगी तो अपने फैंस के लिए करूँगी। और बाकी मैं मीडिया के लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मैं जब भी जो भी करती हूँ, स्पेशली आज 92 की गेस्ट हूँ और इसी हवाले से, तो आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। You're more than welcome ज़ारा, एनी टाइम। बट ज़रा आप बात करते हैं एक्टिंग की, और कमाल प्रोजेक्ट्स किए एक्टिंग की। तो इस तरह मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप एक्टिंग नहीं करेंगी, तो मैं ज़रूर अब कहती हूँ कि हाँ जी इंशाल्लाह। नहीं लोग, मैं आप यकीन करें माया, मैं जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 10,000 गाने गा भी लूँगी ना, लोगों ने मुझे एज एन एक्ट्रेस से देखना है। कैन यू इमेजिन? लोग कहेंगे अच्छा वो देखो फिल्म स्टार ज़ारा शेख। एग्जैक्टली, हाँ ऐसा ही है। तो अभी लोग पूछते होंगे ना ज़रा, चलो ठीक है सिंगिंग में तो तुम आ गई हो, अभी बताओ एक्टिंग कब कर रही हो, ये सवाल आया होगा। बिल्कुल, एक्टिंग के हवाले से अभी मैंने एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्ले किया था, रक्स बिस्मिल। मुझे बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला किसी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट के साथ सामने नज़र आऊँगी। मैं एक्चुअली क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे यकीन रखती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को अच्छा और मेयारी काम के साथ ज़ारा शेख नज़र आए। मेरी बेसिकली यही कोशिश होती है। एक्सेलेंट। ज़ारा, मैं एक चीज़ सवाल जहन में आ रहा था मेरे कि आप कितने अरसे से जो है वो आपने ब्रेक लिया और उसके बाद अब वापस आई हैं, और ये आपने प्लान कर ब्रेक लिया था कि मैंने इतने अरसे नहीं कुछ करना और सिर्फ फोकस करना है, और करना है तो किस चीज़ पर करना है? आपको ऑनेस्ट जवाब दे दूं फिर मैं आज? प्लीज़। ब्रेक बिल्कुल आप सम टाइम लेना पसंद करते हैं जब बहुत हेक्टिक हो जाता है आपका स्केड्यूल। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो काम करना चाहती हूँ, अगर मेरे दुश्मन मुझे काम करने दें तो मैं काम करूँगी। इतनी ग्रैटिट्यूड वाली लड़की को कौन काम नहीं देगा? काम तो वल्लाह खैर राज़िकीन रब ताला है। हाँ बस वो जब मैं आई थी तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी मेरे आने से, वो नहीं चाहते थे ज़ारा शेख काम करे। बस होता है, आपको पता है हर फील्ड में ऊंच नीच होती है, अप्स एंड डाउन आती हैं, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसा कि मैंने कहा आई एम ब्लेस्ड,
और अल्लाह का शुक्र है जब तक मुझे हर चीज़ तो उसी के दरबार से आनी है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो बट ये है कि इंशाल्लाह जब तक सिलसिला रहेगा काम करूँगी, जब तक या तो ज़िंदगी है तब तक इंसान स्ट्रगल भी करता है, काम भी करता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ारा, आपने इतनी ऑनेस्टली होकर मुझे जवाब दिया, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ दैट यू वर एक्चुअली वेरी ऑनेस्ट टू माय क्वेश्चन, और आपने इतना दिल से जवाब दिया। और मेरी पूरी दुआ है, हमारी पूरी टीम की दुआ है कि अब ज़ारा शेख आएँ तो ज़ारा शेख और जैसे पहले धमाके के साथ आई थी इस तरह आगे भी धमाकों के साथ आएँ, और अच्छे अच्छे जो है वो हमें अपने प्रोजेक्ट्स, अपने काम, अपने म्यूज़िक ज़रूर शेयर कीजिएगा आप अगर आगे कुछ और कर रही हूँ। और मैं देखने वालों से कहूँगी कि ज़ारा शेख का यूट्यूब जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब ऑल करें ताकि हम अपने आर्टिस्ट को एक दूसरे के साथ मिलकर सपोर्ट कर सकें। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम सुपसरे पाकिस्तान की टीम। थैंक यू सो मच। और यहाँ सुपसरे पाकिस्तान में लेते हैं छोटा सा वक्फा। प्लीज डू स्टे विद अस, वी विल बी बैक। अक्सर लोगों के सफ़रनामे पढ़ती रही हूँ। अगर बहुत बड़ा नाम अगर अपनी ज़िंदगी में जिनकी मैंने सफ़रनामे बहुत पढ़े और मशहूर उनका नाम और इस दुनिया में वो नहीं है लेकिन उनकी किताबें, उनकी मोहब्बत मेरे साथ, कमल अब्बासी साहब एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने बड़े बड़े सफ़रनामे लिखे। लोग जब सफ़रनामे लिखते हैं और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जहाँ से वो गुजरते हैं वो शेयर करते हैं, या उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है वो जब उसको बयान करते हैं, तो साथ साथ लगता है कि जैसे हम उस कहानी का ही हिस्सा बन चुके हैं, हम उस सफ़र का ही हिस्सा बन चुके हैं, हम उस तमाम जर्नी में उनके साथ शरीक हैं। अगर हालात से जो गुजरते लोग हैं उसको सफ़रनामे की शक्ल इख्तियार हो जाती है। आज ऐसी दिलचस्प तजर्बात और मुश्किल हालात का सामना करने वाले एक मुसन्निफ़ हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात अभी कराऊंगी। उनका नाम तो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन जिन्होंने कनाडा में कैंसर जैसी एक ऐसे चैलेंज को, मैं प्रॉब्लम नहीं कहती, मैं चैलेंज को कहती हूँ, ऐसा पार किया उस चैलेंज को कि बहुत सारे लोगों के लिए वो मिसाल बन गए। और वो उनसे बात हो रही थी अभी, तो वही एहसास हुआ कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो आइए क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए और आपकी मुलाकात करवाई जाए। मसूद असलम साहब मौजूद हैं जो कनाडा से पाकिस्तान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम माया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम टू द शो मसूद साहब। सो काइंड ऑफ यू एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल योर टीम एंड मैनेजमेंट फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। और आप एक फाइटर हैं, एक वॉरियर हैं, और आपने जिस तरीके से इस चैलेंज को पार किया है लोगों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। लेकिन आपने अपना जिंदगी का सफर जो आपने गुजारा उसके साथ अपने सफरनामा लिख भी दिया। जी नहीं, बुनियादी तौर पे मेरी ये किताब तो मेरी आप बीती है। अच्छा। सफरनामा लिखने का इरादा है, दुनिया के कई ममालिक में मैं गया हूँ। क्या बात। और इंशाल्लाह इरादा है कि सफरनामा लिखूंगा। और ये आप बीती भी बचपन से दिल में था कि क्यों कोई सदर, वजीर आजम या जनरल ही आप बीती लिख सकता है या कोई ब्यूरोक्रेट ही लिख सकता है। आम आदमी की बात ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो फिर जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो फिर मैं थोड़ा अलर्ट हुआ कि अब दिस इज द बेस्ट टाइम। तो मैंने टाइम अवेल किया और फिर मैंने अपनी याद बीती लिखी। इसका नाम आवाज़े मसूद लिल्ला है और मेरा भी पूरा नाम मसूद असलम लिल्ला है। क्या बात है, क्या बात है। एंड यू आर फीलिंग गुड नाउ माशाल्लाह? आपकी सेहत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। आज शाम को नजफ जा रहा हूँ, करबला जा रहा हूँ, अली मौला के सदके सब ठीक है। क्या बात है। बस अल्लाह उनके सदके से हमें मिलता रहे, उनके सदके से ही सब चलता रहे। बस वही वाली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके से खा रहे हैं। और आपकी जिंदगी के हवाले से हमें पता चला कि आपका तालीमी सफर या आपके अल्लाह के घर की हाजिरी का मुझे टीम ने बड़ा जिक्र किया कि वहाँ जाने के और या वहाँ से आने के बाद लाइफ में शायद कोई एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया, चेंज आया। किस उम्र में क्या था? जी मैं 94 में मेरी शादी हुई थी और 95 में मैं पहली दफा अल्लाह ताला के घर गया था। मुझे मौका मिला और उस वक्त मैं यंग था, 32 ईयर था। और ये बहुत बड़ी सादत थी। इनफैक्ट मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा, मैंने आवाज़े मसूद लिल्ला में मेंशन भी किया है कि मुझे छोटी उम्र में मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को
कि बशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई थी। तो ये एक तशनगी थी और फिर अल्लाह ने अपने घर में बुलाया। तो जो आपने वाक़यात की बात की, 2 वाक़यात मैं ख़ास तौर पे, तब्दीली तो ज़ाहिर हर इंसान में बहुत ज़्यादा आती है। एक तो ये कि हरम में एक इंडियन मुसलमान बुढ़िया रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हैं? एक तो इमोशनल रोना होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं दिन रात सुबह हर वक्त आई हूँ, मुझे हजर अस्वद का बोसा करने का चांस नहीं मिला कि यहाँ ताकतवर का जोर है। तो इस जुमले ने मुझे हिला दिया कि अल्लाह के घर में भी ताकतवर का जोर है। जी जी। तो मैंने खैर कम समझ था, लेकिन मैंने फतवा जारी कर दिया कि माँ जी मैंने जो बोसा दिया है वो मेरी तरफ से अल्लाह ताला कबूल करे आपके लिए। अच्छा। तो खैर उन्होंने मुझे चूमा, प्यार दिया। तो दूसरा वाक़या ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा यूसुफ मसूद लिल्ला 3 साल का था। तो मस्जिद नबवी में वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और नमाज हो रही थी तो भाग दौड़ रहा था। तो मेरा बड़ा बेटा भी साथ था, अहमद। तो मैं और अहमद उसके पीछे कि ये नमाजियों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मुझे वहाँ 90 ईयर ओल्ड एक अरबी मिले जिन्होंने कहा, मैं अरबी तो नहीं जानता था, तो उन्होंने एक कारिंदे को बुलाया और उसे कहा कि इसको कहो कि इस बच्चे को मत रोके। मैं मदीना में ही पैदा हुआ हूँ, मेरी 90 साल उम्र है। ये उस नबी का घर है जिन्होंने अपने दोते को कंधे पे बैठने की वजह से सजदा तवील कर दिया था। बच्चों से ये उनके प्यार की एक निशानी है। और इस बच्चे में जो एक्साइटमेंट है ये नबी का मेहमान है। इसके अंदर जो एक्साइटमेंट है, इसे घूमने दो, इसे खेलने दो। तो ये वाकया भी मुझे सारी उम्र याद रहेगा। अल्लाह अल्लाह। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत साथ में आपने बात। अब ये बताइए कि इसमें अगर हम आपके चैप्टर्स के बारे में बात करें, आपकी क्या मुझे इनायत हो सकती है? जी किताब मैं दिखा सकूं सबको? आवाज़ें मसूद ला, एक मुनफरिद आप बीती, ये मेरे पास जो है ये बुक है इस वक्त मौजूद। इस किताब के हवाले से अगर मैं पूछूं सबको, एक चैप्टर में आपने वालदैन का भी जिक्र किया है। जी। तो वो क्या है साथ साथ? वालदैन के बारे में जी मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वालदैन से बड़ा कोई मेमार नहीं है और वालदैन से बड़ा कोई पीर व मुर्शिद नहीं है। बेशक नहीं। अगर आपके वालदैन जिंदा हैं और आप उनकी अकीदत से, मोहब्बत से, इबादत की हद तक खिदमत करते हैं तो इसका रिवार्ड अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई अहादीस में फरमाया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा सिंसियर रिलेशनशिप भी कोई नहीं है। वालदैन से ज़्यादा कोई सिंसियर रिलेशनशिप नहीं है। तो वालदैन, मेरे वालदैन तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरी वालिदा, शी नेवर वेंट टू एनी फॉर्मल स्कूल एंड वी आर 8 siblings और चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम वेंट टू द यूनिवर्सिटी लेवल। और मेरे वालिद ने बहुत मेहनत की। और देखिए मेरे दोनों वालदैन ने अपनी वफात से पहले, मैं परदेसी बेटा था, बाकी सब बहन भाई इधर हैं, तो दोनों ने कहा कि बेटा याद रखना कि दरिया सूख भी जाएं तो उनकी नमी नहीं जाती और हमारी कब्रों से भी तुम्हारे लिए दुआएं निकलती रहेंगी। मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो ये उनकी दुआओं का नतीजा। बेशक आपके हक बात है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। और मैंने अपनी किताब में माया ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है कि वो लोग बड़े बदबख्त और बदकिस्मत होते हैं जो वालदैन की मौजूदगी में उनकी खिदमत नहीं कर पाते। याद रखिए आप जो फसल बोएंगे वही काटेंगे भैया, वही काटेंगे। अब जरा आपके 2-3 सवाल में साहब जो बहुत जरूरी आ रहे हैं। एक तो इमिग्रेशन जो आपकी हुई कायरा के, उसमें क्या मसाइल आए नहीं आए, क्या चैलेंजेस का आपने उस वक्त सामना किया, कैसे आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हुई, कुछ बताना चाहेंगे मुख्तसर? देखिए मैंने अप्लाई किया था 1999 में, उस वक्त इंटरनेट का इतना ज़माना नहीं था। तो फिर ये कि सेल्फ प्रिपेयर्ड फाइल थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर कर लेता। तो मुश्किलात तो बहुत आई। सबसे बड़ी मुश्किल ये आई कि मैंने अपनी फ़ाइल पेरिस भेजी, फ्रांस में अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे क्यू बहुत लंबी थी और मैंने तय कर लिया था कि अगर जाना है तो वाई नॉट एट राइट टाइम। बच्चे छोटे थे कि उनकी एजुकेशन वहीं से शुरू हो। सही।
तो मैं बड़े प्राउडली उनका लेटर, इनविटेशन लेटर कैनेडियन एम्बेसी पेरिस का लेके यहाँ इस्लामाबाद में फ्रेंच एम्बेसी में चला गया कि जी मुझे वीज़ा चाहिए, मैंने वहाँ इंटरव्यू देने जाना है। तो वो मैंने किताब में भी लिखा है कि सांप की आंखों वाला फ्रेंच वीज़ा अफसर बैठा था तो मुझे कहता है व्हाई यू डिडंट अप्लाई फ्रॉम द कैनेडियन एम्बेसी राइट फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हियर। तो वो रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी दिल भी नहीं हारा और मायूस भी नहीं हुआ। मैंने स्ट्रगल जारी रखी। तफसीलात इस किताब में हैं और मैंने अल्टीमेटली वीज़ा लिया, मैं इंटरव्यू के लिए गया और मैंने इमिग्रेशन ली और फिर मैं कनाडा में सेटल हुआ। तो मेरा पैगाम ये होगा कि आप अगर डिटर्मिन्ड हैं और आप गोल ओरिएंटेड हैं, मायूस मत होइए। अगर आपको इस्लामाबाद जाना है लाहौर से, मोटरवे बंद है तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढिए, कई रास्ते होंगे। तो इसलिए मायूस नहीं होना है, आप डिटर्मिनेशन से काम करें, यू वुड बी सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक। कैंसर से गुजरने वाले तमाम लोग इस वक्त, इंक्लूडिंग जो लोग जिनको मैं जानती हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानती, पूरी दुनिया में सब आपको देख रहे हैं। मैं कहूँगी कि अपना कोई ऐसी जिंदगी का तजर्बे का ऐसी बात उनसे कह दें कि वो आज आपको देखकर हिम्मत पकड़ कर उठे। देखिए, मुझे जब मैं बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है मैंने, थ्रिल, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज, स्कूल में बहुत किस्से हैं, आवाज़े मसूद लैला में, यूनिवर्सिटी में, सर्विस में भरपूर तरीके से जॉब किया पाकिस्तान में और फिर कनाडा में भी जाके साइलेंट नहीं रहा। जिंदगी नाम इस चीज का है। तो एक इतने थ्रिलर को ऑल ऑफ सडन मेरी बेगम साहबा साथ थी वहाँ कनाडा वैंकूवर हॉस्पिटल में, तो सुबह सुबह रात को मुझे ले गई। तो सुबह सुबह डॉक्टर ने आके, जब गोरा था डॉक्टर, उसने कहा कि आई एम सॉरी टू टेल यू मिस्टर असलम यू हैव कैंसर। तो मैं लेटा हुआ था तो मैं उठ के बैठ गया, तो मैंने उसे स्माइल दी और थैंक यू कहा। अरे तो डॉक्टर ने कहा कि जी पेशेंट्स को जब हम बताते हैं वो तो लेट जाते हैं, ये क्या? हाँ। तो मैंने कहा कि डॉक्टर एटलीस्ट यू हैव डायग्नोज्ड, पता तो चल गया। सेकेंडली आई एम नॉट द फर्स्ट और लास्ट पेशेंट हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद द कैंसर, देयर मस्ट बी अ ट्रीटमेंट। मेरी वाइफ साथ बैठी, बेचारी रोना धोना शुरू कर दिया, 5 बच्चे, एक स्पेशल चाइल्ड। तो मैंने उसे कहा कि रेहाना देखो, अगर यहीं बैठे मुझे हार्ट अटैक हो और मैं मट्टी का ढेर हो जाऊं तो क्या कर सकते हो? कर सकते, तुम्हें हो जाए तुम क्या कर सकती हो? और फिर मैंने डॉक्टर की तरफ इशारा करके यही बात कही, तो डॉक्टर थोड़ा कॉन्शियस हुआ कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज और ये क्या कह रहा है। तो कहता है कैन आई आस्क यू व्हाट आर यू टॉकिंग टू योर वाइफ, आई नो इट्स वेरी इमोशनल सिचुएशन, शी वाज क्राइंग। तो मैंने डॉक्टर को भी यही बात बता दी। तो वो कहता है कि दिस शुड बी द स्पिरिट, यू विल डिफीट इट। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन। जैसे माया ने शुरू में कहा था, इट्स अ कंडीशन, यू कैन डील विद इट। और कोई भी बीमारी हो, देखिए इंसान का काम है मेहनत करना, अपना इलाज करवाना। तकदीर के फैसले चैलेंज मत करें, तकदीर पे छोड़ दें। आप मुझे बताइए, नाजरीन से पूछता हूं, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, कि ये जो कोरोना से 70 लाख बंदे दुनिया में मर गए, इनको कौन सा कैंसर था, कौन सा हार्ट अटैक हुआ था? ये तकदीर के फैसले हैं। या तो जो सोए तो उठे नहीं सुबह, उसको कौन सा कैंसर था? एक हफ्ता पहले मेरे बहनोई, मेरे अपने बहनोई रात को सोए हैं और सुबह नहीं, क्वाइट हेल्दी गाय। अल्लाह। तो बस ये है कि मेरा यही पैगाम है कि किसी भी सूरत में देखें, जब हर सुबह उठें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमने एक नया दिन देखा है, सांस लिए हैं, सूरज देखा है, रोशनी देखी है, अपने प्यारों से मिल रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया आप मसूद भाई आए, और आवाज़ मसूद लैला आप ज़रूर इसके बारे में आप कहाँ मिल सकती है? जी, ये जमहूरी पब्लिकेशन लाहौर में है। जमहूरी पब्लिकेशन आप गूगल करें, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है और आपको ये घर पे डिलीवर करेंगे और डिलीवरी के चार्जेस भी नहीं लेंगे। अरे वाह वाह, जबरदस्त। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी जिंदगी, सेहत के लिए, खुशियों के लिए। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आप अपने बच्चों की बहारें
फिल्में देखें और आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ एक बार फिर वर्ल्ड टूर पे निकलें और एक और सफरनामा आए। क्रूज पे तो जा रहे हैं ना, देखिए कैसे निकलवाया ना, वकील की औलाद हूं ना मैं, तो कैसे बातें निकलवा ली उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे और आपने सलाम जरूर अर्ज करना। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मसूद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे आज। क्या चैंपियन, वॉरियर, फाइटर, अगर जिंदगी जीनी है तो जिंदगी गुजारें क्यों, जिंदगी जिएं, हर लम्हा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सवेरे पाकिस्तान में आज बस इतना ही। अगर आपने हमारे साथ कल नहीं देखा शो तो पता नहीं क्या क्या मिस कर जाएंगे, तो प्लीज कल रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान में होंगे हम आपके साथ बराह रास्त 92 पर। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।